जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ये बिहार एसआई, ईएसआई, बीएसएससी ये सब सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें सेट विथ डिस्कशन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, मात्र 15 से 20 मिनट में, मतलब इसमें करीब करीब 200 से 250 क्वेश्चन कराया जाता है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो आप थोड़ा सा लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक बार आप 10 से 15 मिनट देखिएगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह का वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये कौन है, इनके बारे में। तो दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के इतिहास में ये पहली बार जो है 2 महिला अफसर हैं जो सब लेफ्टिनेंट हैं, कुमुदिनी त्यागी और एक सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह दोनों सब लेफ्टिनेंट हैं। वारशिप पर ये तैनात किया जाएगा। ये भारतीय इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसर। तो ये लोग अपने नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह से आप भी अपना नाम रोशन कीजिए। तो आप लोग, हम लोग तो घर में ही रोशन कर रहे हैं अपना नाम। ये लोग देखिए कहाँ पहुँचे हुए हैं। इस तरह से अपना नाम रोशन कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन किस कलर का होता है जो बताना है। तो ये होता है डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन लाल दर्भ होता है, डी। आइए पीरियोडिक टेबल से हम लोग कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इसमें जितना फर्स्ट ग्रुप में जितना एलिमेंट है उसको क्षारीय धातु बोलते हैं। हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, अपवाद में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसका याद करने का ट्रिक हेलिना का रब से फरियाद, ये याद करने का ट्रिक है। दूसरा को क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। कैल्शियम दे दिया जाएगा और इसमें 3 अलग ऑप्शन दिया जाएगा। बोलेगा कहे कौन क्षारीय मृदा धातु है, तो ये सब हो जाएगा। इसका ट्रिक है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये ट्रिक है इसका। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सब हो गया। और इधर देखिए ये पूछा जाता है बार बार, ये हो गया अकीरिय गैस। लास्ट वाला या 0 या 18 ग्रुप को अकीरिय गैस बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको ग्रुप 17 को बोलते हैं हाइलोजन गैस। ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये हाइलोजन गैस बोला जाता है। तो ये सब हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट परमाणु संख्या है, पूछ लिया जाता है कि किसका परमाणु नंबर कितना होता है या एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो क्रोमियम का 24 होता है, फेरस का 26 होता है। आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको बार बार देखिएगा, इससे याद हो जाएगा आपको। या तो फिर से हम इसको रिपीट करेंगे बार बार, और इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए जिससे और थोड़ा सा मोटिवेट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे है कॉपर। कॉपर का 29 हो गया, जिंक का 30 हो गया, परमाणु संख्याएँ है। गैलियम का 31 हो गया, ब्रोमीन का 35 हो गया। ब्रोमीन पूछा जाता है कौन सा एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। आयोडीन 53 हो गया। एजी और एयू इम्पोर्टेंट हो जाता है। एजी चांदी 47 और एयू सोना, सोना हो जाता है 79। एचजी पारा 80। पीटी प्लेटिनम हो गया 78। ओएस ओसमियम हो गया 76। पीबी से लेड होता है, लेड 82। पोलोनियम 84। रेडॉन हो गया 86 और यूरेनियम 92 और प्लूटोनियम 94। टंगस्टन 74। एसेंटीन होता है 50। आर्सेनिक 53। तो ये इम्पोर्टेंट ये एटॉमिक नंबर था। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बताना है। तो ये 2 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यकृत। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से यकृत प्रभावित होता है। देखते हैं इसमें यकृत के बारे में।
तो देखिए ये हमारा हो गया यकृत, लीवर, ये लीवर हो गया, लीवर, और ये हो गया स्टोमेच, ये स्टोमेच हो गया। और लीवर से जुड़ा हुआ रहता है गोल ब्लैडर, जो भी लीवर से रस निकलता है, पाचक रस, वो गोल ब्लैडर में जमा होता है। उसके बाद ये जुड़ा हुआ होता है स्टोमेच से, इसमें जाकर मिलकर ये भोजन को अम्लीय, यहाँ तक तो भोजन होता है अम्लीय स्टोमेच में, फिर आगे बढ़ता है तो इसको क्षारीय बना देता है, ये पीत रस जो निकलता है। इधर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से बाहर हो जाता है। ये देखिए पार्ट इसमें दिखा रहा है, ये हो गया स्टोमेच हो गया। यहाँ देखिए ये हो गया लंग्स, लंग्स के बीच में यहाँ पे हार्ट होता है, दिल हार्ट होता है लंग्स के बीच में। ये हो गया लीवर, और ये इंटेस्टाइन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और ये किडनी हो गया बगल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक जो हम दिन में खाते हैं उसमें क्या होता है, जो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl खाते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। ये चीज़ पिछले सेट प्रैक्टिस में भी दिया गया था, फिर बार बार बोले कि रिपीट होगा तो बहुत सारा याद हो जाएगा। बोरेक्स, बोरेक्स का Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है। बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2, नाइटर का KNO3, फेरस सल्फेट का FeSO4 इंटू 7H2O। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस दोनों में कोबाल्ट लगा हुआ रहेगा। प्रोड्यूसर गैस CO और N2, सॉरी प्रोड्यूसर गैस है तो CO प्लस N2 कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन रहेगा, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन रहेगा। फिटकिरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। पिछले वीडियो में ये 2 छूट गया था Al2 में, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O फिटकिरी का। मर्क्यूरी क्लोराइड का हो गया HgCl2, और कैल्शियम सल्फेट का हो गया CSO4 इंटू 2H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर यानी रक्त को देने वाला, तो C बोलते हैं, C को। ये हो गया C, मतलब O को, रक्त वर्ग O को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और रक्त वर्ग AB को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब वो सभी से ले सकता है और वो सभी को दे सकता है। तो आइए रक्त से रिलेटेड हम लोग कुछ जान लेते हैं। रक्त पूछा जाता है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ये रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाया जाता है, एक प्लाज्मा, एक रुधिराणु। प्लाज्मा जो पाया जाता है, प्लाज्मा में ये रक्त का 60% भाग प्लाज्मा पाया जाता है। तो 60% प्लाज्मा में 90% जल होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% भाग प्लाज्मा है और 40% रुधिराणु। तो 60% प्लाज्मा में 90% जल होता है और 0.9% लवण होता है, और 7% प्रोटीन होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। दूसरा है रुधिराणु। तो रुधिराणु को हम 3 टाइप में बांटेंगे, 40% को। ये लाल रक्तकण पूछा जाता है, लाल रक्तकण को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट लाल रक्तकण, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्तकण WBC, ल्यूकोसाइट, और रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट, रक्त बिंबाणु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में परास्त किया था। तो पानीपत की प्रथम युद्ध बताना है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। और पानीपत का दूसरा युद्ध पूछेगा तो 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। तीसरा युद्ध पानीपत का 1761 में मराठों की संयुक्त सेना एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था,
जिसमें मराठा बुरी तरह से हार गया था। तो और देख लेते हैं ये बाबर का युद्ध। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अभी देखे, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने जीता। 4 युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सीरियल वाइज। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में, घाघरा का 1529 में। कौन किसके साथ हुआ ये देख लीजिए। बाकी सब में बाबर जीता। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। तो ट्रिक से सवाल के लिए पानी पिया खाना खाया चांद के घर गया। पानी पिया खाना खाया चांद के घर गया। अब 1530 ईस्वी में वो 48 वर्ष की अवस्था में उसका बाबर का मृत्यु हो जाता है। बाबर को पहले आगरा की आराम बाग में दफनाया गया था, फिर वहाँ से निकाल कर काबुल में दफनाया गया। जब बाबर की आत्मकथा पढ़ा गया, ये अब्दुल रहीम खान इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है बाबर की आत्मकथा, तब देखा कि उसमें कि ये तो अबू जान तो यहाँ काबुल में दफनाने की बात कहे थे, तो वहाँ से कबाड़ कर काबुल में दफनाया गया। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि किसका कब्र था जिसको कबाड़ कर उसको लूटा गया था। ये कमेंट में आप लोग बताइएगा किस मुगल शासक का। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक सूची से दूसरे सूची को मिलान करना है। तो पहला अशोक, ये उपाधि दिया हुआ है अशोक। अशोक कौन सा उपाधि रखा था? अशोक का उपाधि है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी किसको बोला जाता है? अशोक को। दूसरा बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को पराक्रम बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता है। और चौथा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को कर्मदित्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन। बी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। कर्जन के बारे में देख लेते हैं। हर एक अंग्रेज शासनकाल एक एक टॉपिक आएगा, एक एक करके कंप्लीट हो जाएगा। तो कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में कर्जन ये इतना दिन तक शासन किया था, 1899 से 1905 तक। पूछता है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था? तो कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया था 1904 में। ये किसानों को ऋण देता था उधार, ये कम मतलब सूद पे, कम पैसे पे। कृषि बैंक भी खुलवाया था, मतलब किसान से रिलेटेड काम किया था। सरकारी उधार समिति अधिनियम बनाया था, कृषि बैंक खुलवाया था, पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाया था। इसी के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था कलकत्ता में कर्जन के समय में। और सबसे महत्वपूर्ण विरोधी काम था जो कर्जन का, ये बंगाल विभाजन। इसमें उसको स्मॉल डेट के साथ याद रखिए। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और घोषणा किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। 19 जुलाई को घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था। और फिर 1905 में कर्जन त्यागपत्र भी दे दिया था। आगे चल के चलिए देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पे डिलीट हो गया है। मतलब कि यात्री आने वाला था, उसमें पूछा गया था किसमें मतलब किसके शासनकाल में आया था, तो उसका डिस्कशन दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। निकोलो कॉन्टी जो था ये इटली यात्री था, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। अब्दुल रजक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, फारस यात्री था। नूनीज डोमिंगो पायस बारबोसा, ये तीनों पुर्तगाल यात्री था। नूनीज, डोमिंगो पायस और बारबोसा। न्यूनीज जो था अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था, और डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो ये रक्षा विभाग से संबंधित है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, रक्षा विभाग।
आइए देख लेते हैं कौन सा विभाग किससे संबंधित है। बहुत सारा। दीवान मुस्तखराज ये वित्त विभाग है, पूछता है वित्त विभाग इसमें से कौन है, तो दीवान मुस्तखराज। या बोला जाएगा दीवान कोही किस विभाग से संबंधित है, कृषि विभाग। कोही कृषि विभाग, दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग, दीवान सैन दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग था, और दीवान खैरात आप लोग बताइए कि दीवान खैरात किस विभाग से रिलेटेड था। दीवान इस्तिखाक पेंशन विभाग था। इसका कौन मतलब ये इसको बनाया है उसके बारे में देखते हैं। दीवान मुस्तखराज इसका अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। और दीवान कोही कृषि विभाग ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था। और ये तीनों याद रखिए, दीवान बंदगान, दीवान खैरात, दीवान इस्तिहाक, ये तीनों को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। बंदगान, खैरात, इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक, अर्ज बलबन, कोही मोहम्मद बिन तुगलक और मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ये था। और इसमें ये चार वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कर सल्तनत काल में। उस्र, खराज, जकात, जजिया। तो उस्र जो है मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि पर कर था, और खराज जो था गैर मुसलमान मतलब समझ जाए हिंदू, हिंदू से लिए जाने वाला भूमि कर था खराज। खराज मतलब खरिहान में हिंदू से लेता था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, मुसलमान से जकात लेता था धार्मिक कर, और हिंदू से जजिया लेता था धार्मिक कर, जजिया जजिया कर। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त बताना किसके साथ किया गया था, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, जमींदारों के साथ किया गया था। ये अस्थाई बंदोबस्त जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में ये सब लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कर्नवालिस ने चलाया था 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया था। और इस ये जो है 19% भूमि पर लागू किया गया था। पूछता है अस्थाई बंदोबस्त कितना प्रतिशत भूमि पर लागू किया गया था, तो 19% भूमि पर लागू किया गया था। इसमें जमींदार जो था किसान से वसूलने पर लगान का 10/11 भाग राजकोषीय में जमा करता था, 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रखता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शैल कर्मों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है गोंडवाना कर्म का। डी नंबर आंसर हो जाएगा गोंडवाना कर्म का। आगे है मिलान करना, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मिलान करना है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है जो बताना है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं हो जाएगा बी नंबर, ये सूती वस्त्र उद्योग जो है ये ओसाका हो जाएगा। डेट्रायट में आपको कार उद्योग है। कागज के लिए हो गया ओंटेरिया कागज। रासायनिक के लिए टेक्सास हो गया। मोटर कार के लिए नगोया, जापान में है नगोया। तो अगला क्वेश्चन है ये फिर से इसी टाइप का, इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना इसमें हो गया कागज उद्योग कहाँ है, कागज उद्योग लखेरी में हो गया। 4 नंबर सीमेंट उद्योग कहाँ है, सॉरी ये कागज उद्योग 3 नंबर हो जाएगा टीटागढ़ में कागज उद्योग। सीमेंट उद्योग हो जाएगा लखेरी में सीमेंट उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग भिलाई में। खनिज तेल शोध कारखाना अम्बाला मुकुल में। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति बताना है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आइए जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात में जनजाति है भील और बंजारा, इंपॉर्टेंट है। भील बंजारा गुजरात तरफ हो गया। जम्मू कश्मीर का जनजाति बकरवाला, गद्दी, गुज्जर, ये सब जम्मू कश्मीर का जनजाति हो गया। केरल का जनजाति हो गया उराली, मोपला, ये केरल का हो गया। झारखंड का हो गया संथाल, मुंडा, हो, उराव, भूइयाँ, गोंडा। इस तरह बोलते रहिएगा, अपना ही पता चलने लगता है फिर कि कौन कहाँ का जनजाति है। अंडमान निकोबार का जनजाति हो गया ओन, जारवा, सेंटलीज, ये अंडमान निकोबार का जनजाति हो गया।
2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनजाति ये कुल जनसंख्या का 8.6% है, याद रखिएगा। कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति हमारे भारत में है। सबसे ज़्यादा जनजाति पूछेगा तो एमपी में, और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज़्यादा जनजाति है। ठक्कर बप्पा को आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बप्पा को एक त्यौहार है मिथन त्यौहार। मिथन त्यौहार ये जो नागा जनजाति मनाता है, मिथन त्यौहार। अगला है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना होता है, जो बताना है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा 25 पीपीटी। 25 पीपीटी ये अरब सागर के पानी का औसत होता है। और ये महासागर का पूछेगा तो ये 35 पीपीटी, कोई भी महासागर का 35 पीपीटी होता है। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है, जो बताना है। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एटना ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पिछले सेट प्रैक्टिस में देखे थे, फिर से देख लेते हैं हम लोग। अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पूछेगा तो ओजस डेल सलाडो। अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। और उस दिन का क्वेश्चन था कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए यहाँ ज्वालामुखी जहाँ से बाहर होता है उस छिद्र को क्रेटर बोलते हैं, और बाहर में आकर जो लावा जमता है उसको सिंडर बोलते हैं। ज्वालामुखी होता है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान में 500 है। जो इम्पोर्टेंट देख लीजिए, इटली का एटना ऑस्ट्राम्बोली इटली में है। मैक्सिको में कोलीमा है। भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली है जो लिपारी द्वीप पर है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। प्रसुप्त ज्वालामुखी में हो गया भूमध्य सागर का विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी, काकटोवा सुंडा जल डमरू में। अब फ्यूजियामा जापान में है, मेथन फिलीपींस में। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया। शांत ज्वालामुखी में हो गया कोह सुल्तान और देवमन जो कि ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, और चिमराजो ये दक्षिण अमेरिका में है। ये शांत ज्वालामुखी हो गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह आज बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया है। इसमें एक स्मॉल डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, चलिए तो देख लेते हैं। ये स्मॉल डेट दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। इसमें स्मॉल डेट दिया हुआ जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट स्मॉल डेट वाला जो पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928। तो ये हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। फिर साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 हो गया अगस्त प्रस्ताव। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। दोनों देखिए रिलेटेड है, 8 अगस्त दोनों हैं 1940 और 42। अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो। शिमला सम्मेलन 25 जनवरी 1945। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। और माउंटबेटन योजना 3 जनवरी 1947। अब भारत स्वतंत्र हो गया ये 15 अगस्त 1947। चलिए तो आज का ये करेंट अफेयर हो गया। आज का करेंट अफेयर में है केंद्र शासित प्रदेश में ये कौन प्रशासक या गवर्नर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं इसको आज हम लोग। जम्मू कश्मीर में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ जम्मू कश्मीर में। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
लद्दाख में रामकृष्ण माथुर है। अंडमान निकोबार में डीके जोशी है, अंडमान निकोबार में। चंडीगढ़ में बीपीसी बदनोर है प्रशासक, चंडीगढ़ में। दमन दीव और दादर नगर हवेली, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को इसका गठन किया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को। इसमें प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है। दिल्ली में है अनिल बैजल लेफ्टिनेंट, और लक्षद्वीप में है दिनेश्वर शर्मा, और पंडुचेरी में किरण बेदी और आईपीएस लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी है, पांडिचेरी में किरण बेदी। तो ये करेंट अफेयर था। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ये लाल वाला बटन सब्सक्राइब का ज़रूर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो पहले पहुंच सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।